Hello students, myself BP Singh, welcome you all in e-lecture। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक पदार्थों के बारे में जानकारी, उनके प्रकार के बारे में जानकारी, क्योंकि किस किस पदार्थ से, मटेरियल से करंट फ्लो हो सकता है, किस किस से नहीं होता है, इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम जो मटेरियल्स हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 कंडक्टर, जिन्हें हम चालक कहते हैं। कंडक्टर या चालक जिनमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी या करंट इजीली पास होती है, मीन्स दे अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम। इसका मतलब जिन पदार्थों से या मटेरियल से होकर के करंट इजीली पास हो जाती है उनको हम कंडक्टर कहते हैं या चालक कहते हैं, विद्युत चालक सही शब्दों में। तो जो जिस तरह से कि सारी मेटल्स, चाहे वो लोहा हो, स्टील हो, गोल्ड या सिल्वर, ब्रास वगैरह, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे जो होते हैं जिनमें से करंट फ्लो कर जाती है, इनको हम कंडक्टर कहते हैं। दूसरे होते हैं जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं, मीन्स दीज मटेरियल्स डोंट अलाउ द करंट टू पास। इसका मतलब इनमें से होकर के करंट फ्लो नहीं होता है। तो जब करंट फ्लो नहीं होता है, इट मीन्स दे डोंट अलाउ करंट टू पास। इसका मतलब ये वो मटेरियल हैं जिनमें से होकर के हमारी ये करंट है वो पास नहीं होती है। और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इन द सेंस कि वो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में तो इंसुलेटर होते हैं, मतलब अलाउ नहीं करते हैं करंट को पास होने के लिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ इम्प्योरिटी मिलाने के बाद या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करने के बाद वो अपने आप से करंट को फ्लो कर देते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ पदार्थ वो करंट को फ्लो करते हैं, अलाउ करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं? तो इसके लिए हमें बेसिक उसके कंस्ट्रक्शन पर जाना पड़ेगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई हर एक मटेरियल वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं ऑर्बिट में। तो अगर किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिनको हम फ्री और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज़्यादा संख्या में हैं तो वो ऐसे मटेरियल करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं। मीन्स ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, सफिशेंट होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और कहना चाहिए दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, तो उनको जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, तो इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। अच्छा, कुछ मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से तो कम होते हैं, लेकिन मतलब जो इंसुलेटर है उनसे ज़्यादा होते हैं। इंसुलेटर से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कंडक्टर से फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो इस तरह से पहले का जो हमने उदाहरण दिया था, कंडक्टर जो चालक सभी धातुएं होती हैं। इसके बाद जो इंसुलेटर होते हैं, जिस तरह से लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई, इस तरह से जो पदार्थ होते हैं तो वो अलाउ नहीं करते, उनको इंसुलेटर कहते हैं। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो
जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो उनको हम सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर जब हमने इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बहने से लिया है, फ्लो करने से लिया है, उनके मूवमेंट से लिया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब कि उस पर जो है जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी हम कूलम पर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जानना ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो फ्लो कर रहा है। तो हम जो है इस करंट को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो है कनेक्ट करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो अब हम जो है एक एक करके पॉइंट लेते हैं कि सबसे पहले करंट क्या होता है, जिसको हम धारा, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बेसिकली इट इज ए फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में से होकर के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चले जाते हैं, तो उसको जो है अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें कि इतने टाइम में मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, तो उसको अगर हम टाइम से मतलब डिवाइड कर दें तो वो जो आ जाता है रेट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या इसको और शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम, तो वो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, लेकिन पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम जो है कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होती है, करंट के फ्लो की डायरेक्शन उससे अपोजिट में लेते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव जो हमारा प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है करंट को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मीन्स अगर जो है लेट अस कंसीडर कि अगर Q इज द अमाउंट ऑफ द चार्जेस, जो हमारे आवेश की संख्या, आवेश की मात्रा अगर Q है, और Q आवेश जो है Q चार्ज T टाइम में, T सेकंड में पास होता है, तो ये जो करंट जिसको हम I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो इस तरह से इसकी जो यूनिट हो जाती है करंट की, ये हो जाती है कूलम पर सेकंड, क्योंकि हम ये चार्जेस को कूलम में शो करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड, इसको जो है हम एम्पियर, तो कूलम डिवाइडेड बाई सेकंड या कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल A से शो करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, तो जिस तरह से हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स T टाइम में फ्लो कर जाते हैं, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड तब क्या होगा कि अगर जो है टोटल चार्ज जो फ्लो कर गया वो n इंटू ई हो गया, तो n इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो गया हमारा करंट। तो इस तरह से करंट को हम n इंटू ई डिवाइडेड बाई टी भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो कर रहे हैं और t टाइम है। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज जो बताया था कि इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा पॉइंट आता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस।
मीन्स इसको हम विभवांतर बोलते हैं। ये क्या होता है? जिस तरह से हम देखते हैं कि पानी कहाँ फ्लो कर सकता है, जब एक ऊंची जगह से नीची जगह की ओर, या अगर जो है एक जगह प्रेशर ज़्यादा है और एक जगह प्रेशर कम है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर पानी फ्लो करता है। इसी तरह से जो करंट फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। इसको सिंपल वे में कहें कि ये पोटेंशियल क्या है? ये एक तरह का प्रेशर है। दिस इज कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। इसका मतलब जो करंट को फ्लो करने के लिए जिस दबाव की, प्रेशर की या जिस कारक की ज़रूरत होती है, फैक्टर, जो ऐसा फैक्टर जो करंट को फ्लो करने में मदद करता है, तो इसको हम जो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर मान लो हमने जो है कोई ये वायर है जिसका एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है, इसमें से होकर के करंट फ्लो कर रही है, तो इसके लिए अगर करंट ए से बी की ओर जा रही है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए और बी का पोटेंशियल, मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, बी का पोटेंशियल कम होना चाहिए। जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी जो है ये करंट फ्लो करेगी। अगर जो है दोनों ही एक ही पोटेंशियल पर हैं तो फिर ये हमारी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जो करंट को काम करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, उससे अगर हम जो है चार्ज से डिवाइड कर दें तो जो है पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करते हैं और उसकी यूनिट वोल्ट होती है। तो यहाँ पर V = W/Q, यहाँ पर W क्या है? वर्क डन इन जूल। मीन्स जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो काम कर रहा है, उस किए गए काम को अगर हम जूल में प्रदर्शित करते हैं और उसमें जो है जो चार्ज है उससे डिवाइड कर देते हैं, चार्ज को हम कूलम बनाते हैं, तो चार्ज से अगर हम डिवाइड कर दें तो वर्क डन इन जूल डिवाइडेड बाय द चार्जेस इन कूलम, इट इज इक्वल टू वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर बेसिकली आगे बढ़ते हैं तो तीसरा नंबर आता है, वो आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन द सेंस प्रतिरोध। इसका मतलब जब करंट फ्लो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, तो उसका जो मटेरियल होता है उसकी वजह से करंट के फ्लो में कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके फ्लो को अपोज करती है, मीन्स करंट के फ्लो को, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो अपोज करता है, रोकता है, डिस्टर्ब करता है, उस प्रॉपर्टी को हम जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस इट इज अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम R से शो करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये चीज़ देखी गई है कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ये जो है उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतनी ही ज़्यादा जो है उसका रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, ये जो है उसके क्रॉस सेक्शन, एरिया के क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये रेजिस्टेंस जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, वेयर A इज द एरिया। और इसके अलावा ये जो है उस पर्टिकुलर मटेरियल की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है, जिसको हम आगे बताएंगे, रो से शो करते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है
कंडक्टर की लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शन पर और उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये चीज़ बाद में डिस्कस होगी। तो इस तरह से हमने जो है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है और इनकी यूनिट क्या होती है इसके बारे में बताया। अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार अगर it can be defined as if external conditions are kept constant, means external conditions in the sense अगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखा जाता है और इसके बाद हम जो है वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस तथा करंट के बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि अगर जो है वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कम है तो करंट कम फ्लो होगी और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाता है तो अकॉर्डिंगली हमारी जो है करंट फ्लो होने वाली करंट भी बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब V और I में एक रिलेशन होता है। वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है किसी कंडक्टर के दोनों सिरों पर और उसमें बहने वाली जो करंट है उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ओम का नियम ये कहता है कि अगर हम जो है V/I किसी भी कंडक्टर का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट निकालते हैं तो ये कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, मान लो यहाँ पर हम जो है एक ग्राफ बनाएं जो V वर्सेस I हो, तो V वर्सेस I में जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर हमने जो है B ले लिया, यहाँ पर I ले लिया, तो ये जो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये जो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस नियम को जो है हम ओम का नियम या ओम्स लॉ कहते हैं कि इसके अनुसार अगर किसी भी कंडक्टर में जो उसके सिरों के ऊपर वोल्टेज अप्लाई की जाती है या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनेट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस रिलेशन को V एंड I के बीच में जो रिलेशन है, जो एक कांस्टेंट होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसी को हम जो है ओम्स लॉ कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है ये ओम्स लॉ तक कवर किया और इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि इसके अलावा ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि इसको जो है अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो सबसे पहले ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स जो है प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जहां पर L क्या है, ये जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा बताया था R इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स 1/A, वेयर A इज द एरिया। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अलावा ये इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको अगर हम प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेंगे R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ पर रो क्या है,
रो जो है ये उस मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है, जो जिसको हम जो है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर रो को हम जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ पर रो को हम जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये जो है रेजिस्टेंस हमारा किस किस बातों पर निर्भर करता है, और ओम के नियम में हम जो है ये रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है इसी को समझा। इसके अलावा कुछ हद तक ये रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है।